नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसयू कंस्ट्रक्शन कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, जिसका शेयर प्राइस मात्र 50 रुपया है। 1976 में इस कंपनी ने एज ए रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था और तब से अब तक देखा जाए ओवरऑल इसका कंस्ट्रक्शन वर्क काफी डाइवर्सिफाइड हो चुका है, क्योंकि रेलवे के अलावा फिलहाल इसका एक मेजर इंगेजमेंट हाईवेज के क्षेत्र में भी है, जहां ये बहुत सारे टर्की प्रोजेक्ट ईपीसी बेसिस पर कंप्लीट करती है। करंट टाइम में इसका प्रेजेंस न सिर्फ इंडिया में है, बल्कि इंडिया के कुछ पड़ोसी देशों या अफ्रीकन कंट्रीज जो वहां पर भी इसका बिजनेस पिछले कुछ सालों में ग्रो किया है। हालांकि पिछले 2-3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इस कंपनी के पास जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साउथ अफ्रीका के रीजन में था, वो कंप्लीट होने के बाद कोई भी नया प्रोजेक्ट अफ्रीकन कंट्री में स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी इसके कुछ प्रोजेक्ट श्रीलंका और बांग्लादेश में कंटिन्यू चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी पीएसयू कंपनी उतना एग्रेसिव तरीके से काम नहीं करती है, इसलिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड भी उस तरह का एग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनाती है अपने बिजनेस सेगमेंट पे, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ा स्कोप होने के बावजूद भी न सिर्फ इसके बिजनेस का बहुत ज्यादा ग्रोथ होता हुआ दिखा पिछले कई सालों में, बल्कि इसका शेयर प्राइस भी मात्र अभी 50 रुपए के आसपास ही चल रहा है। हालांकि इस शेयर प्राइस में मूवमेंट की बात करें तो पिछले एक साल में बहुत ज्यादा रिटर्न तो नहीं दिया है, क्योंकि मात्र 3 से 4% का ही रिटर्न बना है इसके इन्वेस्टर्स को, लेकिन पिछले 1 मंथ में 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और पिछले एक सप्ताह में इसके शेयर प्राइस में करीब 12% के आसपास ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, जैसा कि एक आम रिटेल निवेशक का हमेशा इंक्लिनेशन उस शेयर की तरफ होता है जिसका प्राइस बहुत कम होता है, तो क्या इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर प्राइस जो फिलहाल 50 रुपये पर चल रहा है, ऐसी होने के बावजूद इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? प्रेजेंट टाइम में सेक्टर वाइज और जियोग्राफिकल बेसिस पर इसका कितना रेवेन्यू किस सेक्टर से आता है, टेक्निकल बेसिस पर ये शेयर फिलहाल कैसा नजर आ रहा है और ओवरऑल इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बिजनेस को समझने के लिए अगर कुछ रनिंग प्रोजेक्ट या सर्विसेज की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और रियल एस्टेट सेक्टर में या तो कुछ इसके प्रोजेक्ट रनिंग है या सर्विसेज वहां ये कंपनी ऑफर करती है। इसके अलावा ये कंपनी प्रोजेक्ट एंड बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, हाइब्रिड एन्युटी मोड बेसिस पर भी काम करती है, लिवरेजिंग और अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। इसके रेवेन्यू के बारे में बात किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अकॉर्डिंग रेलवे सेक्टर से 80.98%, जबकि हाईवे सेक्टर से 18.32% आता है। अगर हम इसके रेवेन्यू को जियोग्राफिकल बेसिस पर ब्रेकअप करके देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक प्रोजेक्ट से इसको 91.48%, जबकि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से इसको 8.52% का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। दोस्तों, ये तो रहा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बिजनेस के बारे में एक छोटा सा आउटलुक। आगे बढ़ते हुए अब हम इसके कुछ फाइनेंशियल डिटेल देख लेते हैं। इस कंपनी के कुछ की मैट्रिक्स पर नजर डालें तो मार्केट कैप इसका 4,698 करोड़ का है, यानी ये फिलहाल स्मॉल कैप से बिलोंग करती है। स्टॉक भी जैसा कि मैक्सिमम पीएसयू कंपनीज के साथ हम देखते हैं, इसका भी काफी अट्रैक्टिव और मात्र 7.25 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज और रिटर्न ऑन इक्विटी के परसेंटेज को हम एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि मात्र ये 14 से 13% के रेंज में है। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं, अगर हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़ दे तो किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, मिनिमम 15% रहना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी के ओवरऑल स्ट्रेंथ को शो करता है। इस शेयर का बुक वैल्यू 49.6 रुपीज है, जबकि मार्केट प्राइस भी 50 रुपीज है, यानी ऑलमोस्ट इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू के आसपास ही चल रहा है। जैसा कि हम मैक्सिमम पीएसयू केसेस में देखते हैं, ये कंपनी भी बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव डिविडेंड ऑफर करती है अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इसके डिविडेंड यील्ड का भी परसेंटेज अक्सर पिछले कुछ सालों में 5% या इसके ऊपर रहता है। दोस्तों, चूंकि इस कंपनी ने अपने Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट नहीं किया था, इसलिए हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर नहीं डालते हैं। हालांकि जून 2022 का यानी फर्स्ट क्वार्टर का जो इसने रिजल्ट प्रेजेंट किया था, चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, काफी अच्छा रहा था अपने बीएस के कंपैरिजन में। और ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर इसका सेल्स ग्रोथ करीब 70% के आसपास, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 60% के आसपास था। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 12-13 सालों में काफी अच्छा नजर आएगा, स्पेशली सेल्स ग्रोथ के मामले में, क्योंकि इसका कंपैरिजन अगर हम इसके पीए से करके देखें, स्पेशली जो प्राइवेट प्लेयर है इस सेक्टर में, इसका ग्रोथ या तो उसके लाइन में या कुछ कंपनीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर ही नजर आएगा। 2011 में इस कंपनी का सेल्स 3,147 करोड़ का था, जो मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से बढ़ के
7,380 करोड़ तक होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 365 करोड़ से बढ़ के 587 करोड़ तक होता है। ओपीएम परसेंटेज जरूर इस कंपनी का थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 12-13% से कम होकर पिछले कुछ सालों से 8 से 9% के रेंज में है। ओवरऑल पिछले 10 सालों के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इस पीरियड में 8% रहता है, 5 साल में 19%, 3 साल में 15%, जबकि पिछले एक साल में सबसे अच्छा 38% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को भी हम अच्छा मान सकते हैं अगर पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस को हम छोड़ दे तो, क्योंकि इस पीरियड में मात्र ये 2% रहता है। बाकी 5 साल का परफॉर्मेंस हो, 3 साल का परफॉर्मेंस हो, ये 10 से 12% के रेंज में रहता है, जबकि पिछले एक साल में यहाँ भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होता हुआ दिखेगा और इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 45% तक होता है। पर्सनली मैं ऐसा मानता हूं, अगर किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 10% या इसके ऊपर रहता है, वो फंडामेंटली ठीक ठाक जा रही है और उसका फ्यूचर आउटलुक भी ठीक ठाक माना जाता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर इसका 3 साल के बेसिस पर थोड़ा सा एवरेज या पुअर माना जा सकता है, क्योंकि मात्र इसने 5% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले एक साल के परफॉर्मेंस को हम ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि ये 3% तो जरूर कम दिख रहा है, लेकिन ये निफ्टी 50 या सेंसेक्स के लाइन में ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका पिछले 10 साल में 11% लोअर साइड में, जबकि 14% हायर साइड में रहा है। इसके बैलेंस शीट को भी हम फिलहाल ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इसका रिजर्व 4,478 करोड़ का है, जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज करीब 1400 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी के ऊपर जो फिलहाल कर्ज नजर आ रहा है, अगर उसके बेसिस पर हम डेट टू इक्विटी रेशियो निकालें, ये फिलहाल आपको 0.30 के आसपास देखने को मिलेगा। ओवरऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि नेट कैश फ्लो इसका 844 करोड़ का है, जो एक साल पहले निगेटिव 99 करोड़ और 2 साल पहले पॉजिटिव 36 करोड़ का था। दोस्तों, इरकन इंटरनेशनल के फंडामेंटल को और ज्यादा डीपली समझने के लिए शॉर्ट एनालिसिस पर नजर डालें। पेपर में स्ट्रेंथ 5, अपॉर्चुनिटी 4, टोटल 9 का स्कोर हो रहा है, जबकि अपोजिट साइड में मात्र 2 वीकनेस निकल कर आ रहा है। यानी ओवरऑल इसके शॉर्ट एनालिसिस को भी हम फिलहाल ठीक ठाक मान सकते हैं। इस शेयर में लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो हम वॉल्यूम एनालिसिस को देख सकते हैं और पिछले एक महीना का जो डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, उसमें लगातार अच्छा डिलीवरी का परसेंटेज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले एक महीना में करीब ये 47% रहता है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज 45 रहता है और यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से ठीक ठाक डिलीवरी का परसेंटेज नजर आ रहा है, क्योंकि ये भी 44.39% है। इस पीरियड में अगर हम शेयर के क्वांटिटी ट्रेडिंग की बात करें तो लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखेगा और ये 52 लाख पिछले एक महीना में ऑन एवरेज, 1 करोड़ ऑन एवरेज पिछले एक सप्ताह में, जबकि फाइनली यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग 2 करोड़ से ट्रेड होता है, जिसमें ओवरऑल डिलीवरी का परसेंटेज पिछले एक महीना में लगातार 45-46% रहता है। यानी इस कंपनी के शेयर में जो पिछले एक महीना में अच्छा खासा जंप आया, जिसकी वजह से 20% का पॉजिटिव मूवमेंट बना, उसके पीछे हाई डिलीवरी का परसेंटेज है। शायद लोगों को ऐसा लग रहा है ये शेयर आने वाले शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में अच्छा रिटर्न देगा, जिसकी वजह से लगातार इसको बाई करके होल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई निवेशक अब तक इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है और फ्रेश एंट्री करना चाहता है, क्या उसके लिए ये राइट टाइम हो सकता है? इसको जानने समझने के लिए इसके कुछ टेक्निकल डेटा पर नजर डाल लेते हैं और फाइनली इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखते हुए ओवरऑल फ्यूचर आउटलुक को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें एक आइडिया लग सके आने वाले फ्यूचर में ये शेयर कैसे रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, इरकन इंटरनेशनल के टेक्निकल डेटा के बारे में बात करें तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, मैं मेजरली 3 ही पार्ट को कवर करता हूं: पर्टिकुलर शेयर का वॉल्यूम, रिलेटिव स्ट्रेंथ और मूविंग एवरेज। वॉल्यूम एनालिसिस के माध्यम से जैसा कि हमने देखा, चाहे इसका क्वांटिटी जो ट्रेड हो रहा है मार्केट में पिछले एक महीना से लगातार वहां पर इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है और इसमें डिलीवरी का परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 45-46% के आसपास रहा है। यानी टेक्निकल डेटा के अकॉर्डिंग भी हम इसको फिलहाल पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं। मूविंग एवरेज भी इसका काफी पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो करीब 50 रुपया है, ये 10 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है। लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ पर नजर डालें तो वन डे डेटा के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वन डे ट्रेडिंग सेशन के अकॉर्डिंग इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ 46.24 है। हाई डे ट्रेडिंग सेशन के अकॉर्डिंग भी इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ 44.94 है, जबकि वन मंथ डेटा के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका नजर आ रहा है और ये 59.73 है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ पिछले एक महीना में काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वहां पर 1 वीक से लेके वन डे ट्रेडिंग सेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कमजोरी बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 से गिर के 45-46 के रेंज में पहुंच चुका है।
दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें। सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग प्रोमोटर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग इसमें 73.18% बना हुआ है। म्यूचुअल फंड हो, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो, उनकी होल्डिंग ना के बराबर है, क्योंकि इन तीनों को मिला दिया जाए तो ऑलमोस्ट ये 3% के आसपास होगा। प्रोमोटर्स के बाद सीधे रिटेल एंड अदर्स का ग्रुप है, जिसका होल्डिंग इस कंपनी में फिलहाल 23.78% नजर आ रहा है। यानी ओवरऑल होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिलहाल ये शेयर उतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आता है, क्योंकि चाहे म्यूचुअल फंड हो, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी एक रिटेल निवेशक से ज्यादा समझदार होते हैं और ज्यादा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही किसी पर्टिकुलर शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जैसा कि इनका इंटरेस्ट इस कंपनी में बिल्कुल या ना के बराबर नजर आ रहा है, जो इंडिकेट कर रहे हैं उनके एनालिसिस पर ये शेयर फिलहाल उतना फिट नहीं बैठ रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो जैसा कि हमने देखा, इसका पीई रेशियो काफी अट्रैक्टिव और 10 के नीचे चल रहा है। बुक वैल्यू के कंपैरिजन में इस शेयर का मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए इंटरेस्टिंग वैल्यू इसका ग्रीन जोन में है। एफडी के कंपैरिजन में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले कई सालों से बेटर रहा है, इसलिए ये भी ग्रीन जोन में है। हम सभी जानते हैं मैक्सिमम पीएसयू कंपनी एक अच्छा डिविडेंड देती है अपने इन्वेस्टर्स को, इसलिए ये कंपनी भी करीब 5%, 5.5% के आसपास पिछले कुछ सालों से लगातार डिविडेंड देती हुई आ रही है, इसलिए डिविडेंड रिटर्न्स का पार्ट भी ग्रीन जोन में है। इस शेयर के प्राइस में जैसा पिछले एक महीना में परफॉर्मेंस रहा है, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट लगातार इसमें इंक्रीज हुआ है और लगातार लोग इस शेयर को या तो बड़े वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हैं या बाई करके होल्ड कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल ये ओवरबाउट जोन में जा चुका है, जिसकी वजह से एंट्री पॉइंट रेड जोन में है। एसएम और जीएसएम का कोई इशू नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। जबकि डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी हो, क्वालिटी चेक्स हो या ग्रोथ स्कोर हो, हर पैरामीटर पर एक कंपनी और शेयर बिल्कुल खरा उतरता है, इसलिए ये तीनों पार्ट भी ग्रीन जोन में है। दोस्तों फाइनली इस कंपनी के बिजनेस आउटलुक के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, पीएसयू कंपनी होने के बावजूद जरूर इसने पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है, चाहे इसके रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो। लेकिन पिछले 2-3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज थी, इस कंपनी के पास कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं, और बांग्लादेश जैसे देशों में भी जो कुछ प्रोजेक्ट इनके पास थे वो भी कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इसके पास एक या दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रनिंग स्टेज में तो हैं, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं श्रीलंका की स्थिति फिलहाल कैसी है, इसलिए वहां के प्रोजेक्ट में भी कोई बहुत अच्छा ग्रोथ या मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। इंडियन मार्केट में जरूर इस कंपनी के पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अच्छे खासे रनिंग स्टेज में हैं, और आने वाले टाइम में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको कुछ और प्रोजेक्ट मिल भी सकते हैं। ये शेयर फिलहाल ओवरबाउट जोन में जा चुका है। निफ्टी 50 भी 18,000 के मार्क को एक बार फिर से क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल गया है, इसलिए हो सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म में चाहे इस शेयर के प्राइस में हो या ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आ सकता है। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा, भले ही इसका टेक्निकल डेटा काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, अगर आप किसी ऐसे शेयर में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा रिस्क के साथ एक बहुत अच्छा रिटर्न मिले, फिर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जैसे शेयर को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में पैसा निवेश करना चाहते हैं जहां पर आपको ईयरली 5 से 6% का डिविडेंड मिलता रहे, आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल 100% सेफ रहे और थोड़ा सा रिटर्न मिलता रहे, फिर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जैसे शेयर को कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है मैक्सिमम पीएसयू स्टॉक कोई बहुत अच्छा रिटर्न ऑफर नहीं करता है अपने इन्वेस्टर्स को। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और परिवार मेंबर के साथ जरूर शेयर करें जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।